Good morning and welcome to 9th class of electrochemistry. Myself Abhishek Raj and you are watching class 12th chemistry English medium. In previous class we have discussed about the first and second law of Faraday law of electrolysis. And today we are going to discuss the numericals regarding first law and second law. And last topic will be commercial cell batteries. So let's start the topic. From first law of Faraday law of electrolysis, we can see W is equal to ZIT, where Z is electrochemical equivalent, I is amount of electric current, and T is the time in second. We know E is equal to Fz from second law, and we can write Z is equal to E by F. Now putting the value of Z in this equation, we get W is equal to E by F, Z is equal to E by F I T. Now we know that atomic mass is equal to equivalent mass into valency. We can write atomic mass is equal to equivalent mass into valency. A for atomic mass, E for equivalent mass, and N for valency. So we can write here E is equal to equivalent mass is equal to atomic mass by valency, that is equal to A by N. Now by putting the value of E in this equation, we get W is equal to A I T by NF. This is the combined form of first and second law of electrolysis provided by Faraday. So we can write combined form of heading as a heading. This is the combined form of first and second law of electrolysis. हमने फर्स्ट लॉ से W इज इक्वल टू ZIT पढ़ा था, और जो Z और E के बीच जो रिलेशन था, इस आधार पर हम E इज इक्वल टू FZ लिखे थे. तो Z इज इक्वल टू हम E बाय F लिख सकते हैं. F हो गया फेराडे, Z हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और E हो गया इक्विवेलेंट मास. तो हम जो Z का वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, तो इस तरह का रिलेशन मेरे पास आएगा W इज इक्वल टू E बाय F आई टी. और हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी. सो हम इससे E का वैल्यू निकालेंगे. E इज इक्वल टू A बाय N होगा. एंड नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन दिस इक्वेशन, वी गेट W इज इक्वल टू AIT बाय NF, where A is atomic mass, I is amount of electric current, T is time in second, N is valency, and F 1 Faraday 96500 कूलम. अब हम एक सवाल लेते हैं इससे रिलेटेड. सो न्यूमेरिकल्स मेरा फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों से रिलेटेड हम ले लेते हैं. पहले एक कंबाइंड फॉर्म के आधार पर न्यूमेरिकल्स लेते हैं. न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है. क्वेश्चन लिखिए. 0.25 एम्पेयर करंट
is passed through CuSO4 copper sulfate solution at 1 hour, 1 घंटे तक। इतना करंट जो है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से 1 घंटे तक पास कराया जा रहा है। अब हम इस क्वेश्चन में निकालने का प्रयास करेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर को लिबरेटेड लिख देते हैं। तो अमाउंट ऑफ कॉपर कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन हम देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन से क्या क्या गिवन है। तो फ्रॉम क्वेश्चन वी गेट W इज इक्वल टू, तो निकालना ही है अमाउंट ऑफ कॉपर। I वैल्यू, तो W इज इक्वल टू निकालना ही है। I इज इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक इंपॉर्टेंट बात कि एटॉमिक मास ऑफ Cu लेना होगा, दैट इज A, और A इज इक्वल टू लेना होगा 63। अब हम देखेंगे N इज इक्वल टू, चूंकि कॉपर है और कॉपर 2+ आयन में टूटता है, वैलेंसी उसका 2 होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, T हम लिए हुए हैं 1 आवर, तो 1 आवर को हम पहले सेकेंड में बदलेंगे, तो 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड। अब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो इस फॉर्मूला के अनुसार हम देखेंगे ए का वैल्यू यहाँ लिख दें, फ्रॉम फॉर्मूला ए का जो दिया हुआ है डेट इज 63 इंटू आई का वैल्यू दिया हुआ है 0.25, टी का वैल्यू दिया हुआ है 3600 बाय एन 2 है, और एफ का हम लोग जान रहे हैं 96500 कूलम पर मोल। तो फाइनली अब इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को सॉल्व करना है। 2 0 2 0 कट गया। अब ये कैलकुलेशन आप घर में करते रहिए, जो भी आएगा उतना ग्राम मेरा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा सवाल मिलने को नहीं है। जो कंबाइंड फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है ये ज़्यादा जो है पूछा जाता है विभिन्न बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब एक क्वेश्चन जो सेकेंड लॉ से, जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो सेकेंड लॉ से एक क्वेश्चन हम इस प्रकार ले सकते हैं, और वो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। जो निकालना है और जो डाटा दिया हुआ है बस इस फॉर्मूला पे पुट करना है, बाकी निकाल लेना है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन इस प्रकार से ले रहे हैं, CuSO4, AgNO3, Ki, ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्लेस्ड इन 3 सेल्स, या 3 कंटेनर लिख देते हैं, सेल्स रहने दे, 3 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज में तीनों जुड़ा हुआ है। तीनों में इलेक्ट्रोलाइट हम ले चुके हैं, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। अब इस तीनों को सीरीज से हम कनेक्ट कर दिए हैं, और एक का दिया हुआ है अमाउंट, इफ द अमाउंट ऑफ कॉपर liberated इज 1.25 ग्राम, ये डाटा प्रोवाइडेड है। तो फाइंड अमाउंट ऑफ
जो बचा इस दोनों का अमाउंट हमको निकाल लेना है, अमाउंट ऑफ सिल्वर, अमाउंट ऑफ आयोडीन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो इक्विवेलेंट मास होगा, ये या तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मिलेगा, नहीं तो आपको जो कॉमन है उसे याद रखने की जरूरत है। जैसे हम ले रहे हैं कॉपर का लेते हैं, वो होता है 31.7, सिल्वर का लेते हैं 108 और आयोडीन का लेते हैं 127। अब ये क्वेश्चन हम किस प्रकार प्रोसीड करेंगे जरा देखें। क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं कि 3 प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ये सेल में प्लेस्ड है और वो सेल एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। कॉपर का अमाउंट दिया हुआ है, सिल्वर और आयोडीन का अमाउंट पूछ रहा है। हमने बताया कि पहले आपको जो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स का जो आयंस और मेटल कहिए, इसका इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है। तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ मिलेगा और नहीं तो आपको कॉमन सब याद रखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को इस प्रकार से प्रोसीड कीजिए कि लिखेंगे वेट ऑफ कॉपर बाय, चूंकि हम लोग जानते थे W1 बाई W2 बाय E1 बाई E2, तो वेट ऑफ कॉपर, और अभी एक बार हम पहले आयोडीन का ले लेते हैं, तो ले लें वेट ऑफ आयोडीन। दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर बाय, फिर ले लेंगे आयोडीन का, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयोडीन। पहले इस रिलेशन को हम लगाएंगे और इस आधार पे जो वैल्यू हमको दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। तो वेट ऑफ कॉपर तो हमको क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 1.25, लिखेंगे 1.25, और यहां से हम वेट ऑफ आयोडीन निकालेंगे, x मान लीजिए। इक्विवेलेंट मास हम जो है कॉपर का फ्रॉम क्वेश्चन 31.7 और आयोडीन का 127, तो x इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.25 इंटू 127 एंड डिवाइडेड बाय 31.7। इसको आप गुना भाग कर लीजिए, ऐसे ये जो है कैलकुलेट करके आपका आएगा 5 ग्राम। तो x इज इक्वल टू, दैट मीन्स आयोडीन का आपने निकाल लिया, तो वेट हम लिख सकते हैं वेट ऑफ इज इक्वल टू 5 ग्राम। अब इसी तरह का एक रिलेशन हम लगाएंगे सिल्वर या कॉपर के बीच, या सिल्वर या आयोडीन के बीच, क्योंकि 2 वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है और एक जो है हम जो निकालना है उसका ले लेंगे और एक को अननोन मान लेंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि वेट ऑफ कॉपर बाय वेट ऑफ सिल्वर। वेट ऑफ कॉपर दिया हुआ है, सिल्वर का निकालना है, ठीक बात है। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर है तो सिल्वर लेंगे, ठीक है। यहां आप देखेंगे कि वेट ऑफ कॉपर ऑलरेडी हम जान रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1.25 बाय, ये आपको निकालना है, अभी इसको हम y मानेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास है 31.7 एंड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या सिल्वर, तो हो जाएगा 108। अब y इज इक्वल टू हम फाइंड करेंगे, तो y इज इक्वल टू हम इधर लिखते हैं, यहाँ ऐसे एरो डाल देते हैं, तो y इज इक्वल टू मेरा होगा 1.25 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 31.7। कैलकुलेट कीजिएगा
हम तो चूंकि आंसर इसका जो है याद रखे हुए हैं 4.29 ग्राम। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सेकंड लॉ पर आधारित है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। अब मेरा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है, लेकिन कहने को तो लास्ट है, थोड़ा लार्ज है, कॉमर्शियल सेल बैटरी। चूँकि 3 टाइप का हमको बैटरी पढ़ना है और लास्ट टॉपिक होगा कोरोजन एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो हम पहले कॉमर्शियल सेल पढ़ने जा रहे हैं। मिटा दें इसे। हेडिंग करेंगे कॉमर्शियल सेल और बैटरीज। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है। चलिए, तो बैटरी को हम एज ए डिफिनेशन के रूप में यह बता सकते हैं कि एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये। बैटरीज आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा सेल होता है जिसमें रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होता है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वी कैन डिफाइन बैटरीज एज बैटरीज आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल used to generate electricity. We can write definition of battery. Batteries are electrochemical shell. बड़ा लिखना पड़ेगा क्या? Batteries are electrochemical cell used to generate electricity. बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गया। अब हम देखेंगे कि ये जनरली यहां क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो लिखेंगे हेयर जनरली रेडॉक्स रिएक्शन occurs. तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ होगा, रिडक्शन हाफ होगा, फाइनल सेल रिएक्शन होगा। दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस मेरा रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता रहेगा। तो हम आप टाइप्स देखेंगे, 3 टाइप्स ऑफ बैटरीज। टाइप्स लिख देते हैं, 3 types. First type will be primary shell. Primary shell. Second, secondary shell. Third, fuel cell. तो तीनों को पढ़ना है। आज का जो मेरा क्लास होगा वो बेस्ड होगा प्राइमरी सेल पे। तो हम समझने का प्रयास करेंगे प्राइमरी सेल। हेडिंग कर देते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल्स। तो प्राइमरी सेल के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि जो यहां इलेक्ट्रोड रिएक्शन होता है वह सिर्फ एक ही बार होता है। तो हम कह सकते हैं दोज सेल इन विच इलेक्ट्रोड रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, और वी कैन से इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, सो वी कैन नॉट रीयूज्ड। तो द डेफिनेशन रिगार्डिंग प्राइमरी सेल, those cell
those cells in which chemical reaction or redox reaction occurs at once, एक ही बार इसमें रिएक्शन होता है। अब हम देखेंगे कि जब एक ही बार होगा तो हम इसे एक बार यूज कर लें तो क्या बार बार यूज कर पाएंगे? तो वी कैन नॉट और इट कैन नॉट बी रीयूज्ड, साथ में जोड़ देते हैं, एंड इट कैन नॉट बी रीयूज्ड, और सिंपल वे में कहेंगे नॉट रिचार्जेबल। हम इसे रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, एक बार जो हमने इसे यूज कर लिया दोबारा हम इसे रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल स्वरूप हम ले सकते हैं जो ड्राई सेल है, डेनियल सेल है, मरकरी सेल है, ये सारा सेल जो है प्राइमरी सेल है। ड्राई सेल, डेनियल सेल, मरकरी सेल एटसेट्रा। तो हम बात करने वाले हैं प्राइमरी सेल में ड्राई सेल का और मरकरी सेल का, चूंकि डेनियल सेल हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो हेडिंग करते हैं ड्राई सेल। लेकेलेंच सेल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पर इसका नाम पड़ा है लेकेलेंच सेल। So Lakelanch cell is the another name, or we can say dry cell is the compact form of this Lakelanch cell. अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि आखिर हम जो ड्राई सेल है वह किस तरह से हम उसका निर्माण करेंगे। तो इसमें एक कंटेनर होता है, जिंक का कंटेनर होता है और एनोड के रूप में बिहेव करता है, और साथ ही हम ग्रेफाइट लेते हैं और ग्रेफाइट के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक, इसका पेस्ट जो है उसके चारों ओर हम फिल कर देते हैं, और ये कंप्लीटली कैथोड का बिहेव करता है। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम यहाँ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का बना पेस्ट, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच हम फिल करते हैं। तब जो केमिकल रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। तो पहले हम इसके डायग्राम को देखें, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इधर डायग्राम और स्टेटमेंट हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे। चलिए, ये हो गया मेरा जिंक का जो है कंटेनर हो गया, और ये एनोड का बिहेव करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के रूप में हम लिखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर दैट एक्ट्स एज एनोड। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर दैट एक्ट्स एज। सेकेंड पॉइंट हम लेंगे ग्रेफाइट surrounded by manganese dioxide and carbon black. So कार्बन ब्लैक और मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम लोग एक पेस्ट बना करके और ये ग्रेफाइट के चारों ओर हम लोग रखेंगे। तो हम यहाँ पर बना देते हैं ग्रेफाइट। चलिए, रेड पेन से हम इसे
ग्रेफाइट बना दिए और बीच में इस तरह का सेपरेशन और इसके बीच हम फिल कर दिए MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक। क्लियर है एकदम। अब हम इलेक्ट्रोलाइट का बात करेंगे। तो जो स्पेस है इलेक्ट्रोड के बीच विच इज फिल्ड बाय मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, और जहां लिखे नहीं, एक्ट्स एज कैथोड। द पेस्ट ऑफ और द space between the electrodes are filled by paste of ammonium chloride NH4Cl and ZnCl2 that acts as इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने यहां ये जो बीच में स्पेस है, इस स्पेस में NH4Cl प्लस ZnCl2 इसका पेस्ट यहां फिल कर दिया। तो ये मेरा ड्राई शेल तैयार हो गया। अब हम इसके सेल रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, एक बार और देख ले हम इसे कि जिंक कंटेनर लिए हैं हम लोग, एज ए एनोड बिहेव करेगा। ग्रेफाइट जो कि सराउंडेड है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक के साथ, और ये कैथोड का बिहेव करेगा। दोनों के बीच का जो स्पेस है, जो इलेक्ट्रोड हमने लिया है, उसके बीच पेस्ट हम यूज करेंगे NH4Cl और ZnCl2 का। अब हम सेल रिएक्शन देखेंगे। मिटा दें, इधर डायग्राम रहने देते हैं। बहुत आसान सेल रिएक्शन है, लेकिन याद करना है, क्योंकि विदाउट सेल रिएक्शन मार्क्स कट जाएगा आपका। तो सेल रिएक्शन हम इस प्रकार लिखेंगे, एनोड एट एनोड, जहां की क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और चूंकि हम लोग पहले भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ चुके हैं, तो ऑक्सीडेशन में हम यहाँ Zn को Zn2 प्लस में कन्वर्ट करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। एट कैथोड यहाँ रिडक्शन होगा, और ये रिडक्शन रिएक्शन थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। आप इस रिएक्शन को इस प्रकार लिख सकते हैं कि चूंकि हमने लिया है MnO2, तो MnO2 प्लस, और ये NH4Cl जो है NH4 प्लस के रूप में यहाँ आता है, और 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ गेन होता है। और इस तरह से जो मेरा MnO होल OH प्लस NH3 ये मेरा बनता है। रिएक्शन बहुत हार्ड नहीं है, याद होने वाला है। और हम यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात देखने जा रहे हैं कि ये मेरा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस Mn का, और यहाँ जो Mn देखेंगे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सर आप कैसे बोल रहे हैं कि ये +3 होगा, ये +4 होगा? तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 इंटू 2 -4 हो गया। तो पूरे जो है कंपाउंड का हमको 0 फाइनल जो है लिखना पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ +4 लिख सकते हैं। वही हम यहाँ देखें तो -1 हो जाएगा OH का, और O का हो जाएगा -2, तो दोनों मिलाकर के -3, तो ओवरऑल जो कंपाउंड का होगा वह 0 होगा, तो यहाँ +3 लिखना है।
तो रिडक्शन का एक डिफिनेशन यह भी है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां घट रहा है। इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि यह एक रिडक्शन रिएक्शन है और कैथोड पर हो रहा है। दो बात ध्यान रखने योग्य है कि जो NH4Cl हमने लिया था NH4 के रूप में, NH4+ के रूप में यहां आकर के इससे जुड़ जाता है और इलेक्ट्रॉन का गेन होता है और फाइनल ये बनता है। लेकिन यहां एक और जानने वाली बात है कि ये अमोनिया Zn2+ के साथ कंबाइन करके और इसी के कंटेनर को कोरोड करने में लग जाता है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि Zn2+ NH3 और ये मिल करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है ZnNH3 और 2+। ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है और इसका नाम जो है डायएमाइन Zn2+ आयन हम कह सकते हैं। तो इस तरह से इसके बाहरी परत के कोरोजन में ये सहायक होता है और जब उसका आउटर लेयर ही कोरोड हो जाए तो इसका लाइफ स्पान घट जाएगा। तो हम इसके बारे में जानते भी हैं कि जो लाइफ स्पान होता है इस तरह के सेल का बहुत ही लो होता है। तो हम लिखेंगे इट्स लाइफ स्पान इज लो। लाइफ स्पान लो है और जो इसका EMF है वह भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये बात हम चर्चा कर देते हैं कि ये जो अमोनिया है या NH4Cl एज ए एसिडिक पेस्ट, NH4Cl एज एसिडिक पेस्ट corrode the zinc container। तो सारा स्टेटमेंट तो इसके अगेंस्ट ही आ रहा है कि इस तरह का बैटरी जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। लेकिन पॉजिटिव चीज़ क्या है? तो पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये बहुत ही सस्ता होता है, हल्का होता है, पोर्टेबल होता है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। और जो इसका सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल रेंज में है ना कि फिक्स्ड है। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं कि सेल पोटेंशियल ये 1.25 से 1.5 इतना हम वोल्ट ले सकते हैं। और वोल्ट के रेंज में तो ऐसे लिख सकते हैं इन रेंज ऑफ ये। और अच्छी बात यह है कि इट इज लाइट, चीप एंड पोर्टेबल। तो चलिए, रेडियो में, टॉर्च में, ये सब में इसका यूज होता है। अब हम दूसरा जो सेल ले रहे हैं वो प्राइमरी सेल का ही एग्जाम्पल होगा, दैट इज मरकरी सेल। और ये और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा। तो हम समझते हैं कि ड्राई सेल जो हमने लिया एज ए प्राइमरी सेल, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग करेंगे मरकरी सेल। डायग्राम उसका बनाना नहीं है, कोई खास बात उसमें है नहीं। हाँ, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो मरकरी सेल, और रिएक्शन याद करने का हम विभिन्न प्रकार का ट्रिक बताएंगे जिससे आपको तुरंत रिएक्शन याद हो जाएगा। तो यहाँ हम एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट तीन चीज़ की बात करेंगे। तो एनोड के रूप में हम यहाँ जिंक एमलगम लेते हैं, ZnHg। व्हाट इज एमलगम? एमलगम इज एन एलॉय इन विच मरकरी इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। अगर मरकरी एक कंस्टिट्यूएंट है तो एलॉय के रूप में हम जिसको ले रहे हैं वह एमलगम कहलाएगा। तो हम लिखेंगे ZnHg एमलगम। acts as
एनोड। तो एनोड का बात हो गया। अब हम कैथोड देखेंगे तो हम HgO मरकरी का जो ऑक्साइड है और कार्बन एज ए कैथोड यूज करेंगे, तो उसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन पाउडर, this acts as कैथोड। अब इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लेते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड, मीन्स पेस्ट ऑफ KOH and ZnO used as इलेक्ट्रोलाइट, और स्टेनलेस स्टील का कंटेनर रहता है, इसी में लिख देते हैं इलेक्ट्रोलाइट इन स्टेनलेस स्टील कंटेनर। तो ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मरकरी शेल है, और इसका जो EMF होता है वह फिक्स्ड EMF है 1.35, लेकिन इसके रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। फिर से हम देख लें कि यहाँ जो है एज ए एनोड हमने जिंक एमलगम को यूज किया, पेस्ट ऑफ कार्बन पाउडर और HgO मरकरी के ऑक्साइड को हम लोग एज ए कैथोड यूज किया, और पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज किया इन स्टेनलेस स्टील कंटेनर। अब हम रिएक्शन की बात करेंगे इस मरकरी शेल में। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा। हम पहले जिंक एमलगम लेंगे, तो ZnHg अंडर ब्रैकेट कर दीजिए Hg। अब हम इसमें 2OH माइनस, तो ये जो फाइनल मेरा आएगा ये ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन को थोड़ा याद करने का जरूरत है, फिर भी एक ट्रिक हम बताते हैं जिससे आप तुरंत याद कर लेंगे। इस पार्ट को आप देखिए, ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बस इसी चीज को एज ए रिएक्टेंट आप रिडक्शन रिएक्शन में याद कर लीजिए। तो सिर्फ Zn को चेंज करना है Hg में, तो हम लिखेंगे HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार जो इधर का रिएक्टेंट है उसको एज ए प्रोडक्ट हम इधर याद करेंगे। तो हम जो Zn लिए थे सिर्फ Zn को छोड़ देना है, हमको Hg प्लस 2OH माइनस लेना है। तो ये मेरा एट एनोड और एट कैथोड दोनों रिएक्शन हो गया। थोड़ा सा याद करना है, कोई भारी चीज है नहीं। Zn प्लस OH माइनस, और यहाँ ZnO H2O और 2 इलेक्ट्रॉन, ये पार्ट को यहाँ लिखना है, ये पार्ट को यहाँ लिखना है, सिर्फ परिवर्तन कहाँ होगा इसे देखना है। हम फाइनल रिएक्शन लिखने का बात करें तो ये दोनों देखिए कंप्लीट कट हो जाना चाहिए, और यहाँ से भी ये और ये, तो ये भी याद करने का आसान तरीका है। अब हम फाइनल रिएक्शन को लिखने जा रहे हैं, Hg प्लस HgO ZnO प्लस Hg। तो सिंपल रिएक्शन है, याद करने का थोड़ा सा ज़रूरत है। हम इसके फिक्स्ड EMF की बात करते हैं, जो इसका फिक्स्ड EMF होगा 1.35 वोल्ट होगा। और इस तरह के बैटरी को हम लोग कैमरा में, वॉच में लिखते हैं, दिस टाइप ऑफ shell is used in watches, camera,
ऑडियो सुनने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, जो ऑडियो डिवाइस लिख देते हैं, ऑडियो डिवाइसेस। तो ये बैटरी, रिमोट भी लिख दीजिए, रिमोट्स, ये सब में यूज होता है। तो हमने आज प्राइमरी सेल की चर्चा की एंड आई होप कि सारे टॉपिक्स को आप अच्छे प्रकार से समझे। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, कोरोजन एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पढ़ने वाले हैं। तो हम समझते हैं कि कल का क्लास इसका लास्ट क्लास हो सकता है। अगर कुछ डाउट्स रहेगा या कुछ बचा हुआ पार्ट अगर रह गया कल क्लास के बाद, तो अगला क्लास जो होगा इसका लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का। तो इस तरह से हमने लगभग कहिए आज तो 9th क्लास है, 10 क्लास इस चैप्टर में दिया। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। जो भी वॉच कर रहे हैं लाइव, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शेयर करें, क्योंकि बहुत सारा फ़ोन आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आपका वीडियो तो बहुत अच्छा आता है, समझ में भी आता है, लेकिन शेयर करने वाले लोग कम हैं। तो ये हतोत्साहित होने वाली बात नहीं है। इस कोरोना के कहर में अगर इस तरह का भी हम आपको कुछ लाभ दे पा रहे हैं तो हम समझते हैं कि यह हमारे लिए गौरव की बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, कम से कम जो स्टूडेंट्स होंगे और इस टॉपिक्स को अगर अच्छे प्रकार से समझेंगे तो निश्चित रूप से वो शेयर करेंगे और जो डाउट्स होगा वो कमेंट करेंगे। अगर 10 स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा लिया तो हम समझेंगे कि मेरा जो प्रयास है वो सक्सेस रहा। Many थैंक्स टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।